गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी हम ज़्यादातर भारतीयों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और ख़ासकर हमारी पेरेंट्स जनरेशन को। लेकिन क्या आप जानते हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफस्टाइल किस तरह की होती है? जी हाँ, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर हैं मिस्टर पंकज तिवारी, जो एक IRTS ऑफिसर हैं। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे की एक हाईएस्ट पोस्ट है। इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस की है पंकज सर की इसरो साइंटिस्ट से लेकर सिविल सर्वेंट तक की जर्नी के बारे में, और साथ में हमने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात की है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में रुचि रखते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की लाइफस्टाइल को जानना चाहते हैं कि वो डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। यू मस्ट चेक आउट दिस एपिसोड राइट नाउ। Guys, welcome back to another episode of the Akshit Chaudhary Show. आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पर हैं पंकज तिवारी सर। पंकज सर is a former ISRO scientist and currently he is a civil servant at being an IRTS officer. IRTS means Indian Railway Traffic Service. आज हम पंकज सर से बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, और वो इसरो साइंटिस्ट भी रहे हैं तो उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है बीइंग एन सिविल सर्वेंट। तो क्वेश्चन लेते हैं, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी इसरो साइंटिस्ट की, तो आपको मतलब मोटिवेशन फैक्टर क्या था कि आप साइंटिस्ट की लाइफस्टाइल आपको पसंद थी, या व्हाट वाज द बिगेस्ट फैक्टर टू जॉइन इसरो? बेसिकली मैंने IIT लखनऊ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है बीटेक का, एंड आई कम फ्रॉम ए रूरल बैकग्राउंड, विलेज बैकग्राउंड, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसरो बहुत सारे PSUs और गवर्नमेंट सर्विसेज के फॉर्म्स मैंने भरे थे और बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए थे। इसरो का रिजल्ट पहले आया उसमें और मैंने इसरो ज्वाइन किया। अपितु अगर मैं कहूँ तो एक गवर्नमेंट जॉब की जो चाहत थी, जो सिक्योरिटी और स्टेटस और गवर्नमेंट जॉब में होने की चाहत थी, वो मुझे इसरो की तरफ ज्यादा लेके आई थी। होता था आपका वर्क वहाँ पे क्या होता था पर्टिकुलरली, और आपका ड्यूरिंग दैट टाइम आपका लाइफस्टाइल किस तरीके से था? मॉर्निंग से लेके टिल इवनिंग आपका पूरा रूटीन क्या होता था? बेसिकली 9 to 5:30 वहाँ पे ऑफिस टाइम होता था विद हाफ एन आवर लंच। मैं वहाँ पे इसरो में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक डिपार्टमेंट था सिस्टम रिलायबिलिटी एरिया, जिसको SRA बोलते हैं। मैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मुझे अलॉट हुआ था। उस डिपार्टमेंट में आप जो भी सैटेलाइट्स बनते हैं, जिनके पेलोड्स बनते हैं, उसका टेस्टिंग होता है और डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पेलोड होता है। तो वो हमारा टेस्टिंग के लिए हमारे डिपार्टमेंट्स में आता था। तो डेली का कुछ प्लान होता था हमारे पास कि ये पर्टिकुलर पेलोड टेस्टिंग के लिए आया है और इसका ये स्टेप्स, इसके टेस्ट हो चुके हैं और ये स्टेप्स या प्रोसीजर टेस्ट होने बाकी होते थे। तो मॉर्निंग में स्कीम ऑफ थिंग्स को देख के हम लोग अपने आप को फिर उस हिसाब से हमारी ड्यूटीज होती थी और हम लोग जाते थे, हमारे साथ असिस्टेंट होता था और हम लोग अपना इंस्पेक्शन के वेरियस पैरामीटर्स नोट डाउन करते थे। जैसे हमने मूवी के अंदर देखा है मंगल मिशन के अंदर, तो क्या वैसी ही लाइफस्टाइल होती है सर इसरो के अंदर जैसा हमने मूवी के अंदर देखा है? हाँ, बिल्कुल। कई बार बहुत प्रेशर होता है और बहुत सेफ्टी गियर्स के साथ, आपको पूरे प्रिकॉशंस के साथ आपको बहुत टेस्ट रूम्स में जाने होते हैं और टारगेट्स होते हैं, डेडलाइंस होती हैं, तो उनको आपको उस हिसाब से फिनिश करना होता है। से आपने इसरो ज्वाइन कर लिया था, उसके बावजूद भी आप कंफर्ट जोन के अंदर अपने नहीं गए और उसके बावजूद भी आप अपनी जॉब से वापस आने के बाद आप स्टडीज पे फोकस करते थे। बट सर बहुत सारे लोग होते हैं वो एक पॉइंट पे आके सेटिस्फाई हो जाते हैं और आप उस पॉइंट पे नहीं हुए थे, क्या रीजंस थे पर्टिकुलरली? जो मेरा विलेज बैकग्राउंड था, वहाँ पे जब हम छोटे थे तो एक ही जॉब होती थी कि हमें एक तो गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है और गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने के बाद हमें सिविल सर्वेंट होना है। तो वो एक हमेशा से चाहत थी, वो एक प्रेशर हमेशा से फील होता था और आप वैसा बनना चाहते थे। जब हम कॉलेज के बाद जब मैंने इसरो ज्वाइन किया, तभी मेरे कॉलेज का बैचमेट था, उसका फाइनल ईयर में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया।
और मैंने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रखी थी। मेरा भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉलेज के बाद सिलेक्शन हो गया था। तो एक तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की चाहत पहले भी कॉलेज में थी, लेकिन ये था कि एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, फाइनेंशियल कंडीशंस भी ऐसी थी कि एक जॉब सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी था आपके आगे की पढ़ाई और तैयारी के लिए। मैंने एक जॉब चुनी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब मैं इसरो में था तो मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में IES जिसे बोलते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें ऑलरेडी हो चुका था। उसी समय मेरा कॉलेज का जो दोस्त था जिसका मैंने बताया, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में उसकी 131 रैंक आई और उसे IPS कैडर मिला। मयंक अवस्थी नाम था उसका, MP कैडर, वो IPS है। तो उससे मेरी बातचीत हुई। तो हमेशा से था कि मतलब यार कर सकते हैं और अभी तो तुमने इसरो भी निकाला है, IES भी निकाला है, तो तुम्हारे अंदर भी वो कैलिबर है। तो एक पुश मिला मुझे, और एग्जाम्स मैंने भी निकाले थे, और प्लस मेरे साथ का बंदा मैंने देखा कि वो सिविल सर्विसेज उसने फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल दिया। तो एक ये पुल फैक्टर था पुश फैक्टर था, और बाकी पुल फैक्टर मेरा विलेज का बैकग्राउंड जहाँ पे सिविल सर्विसेज की जॉब की बहुत वैल्यू। तो इन दोनों फैक्टरों ने मिल के मेरे लिए काम किया, और मैंने फिर फाइनली इसरो की जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी शुरू की। आपने एक और कंपनी के अंदर वहाँ पे ONG कंपनी के साथ आपने काम किया था, तो उसमें आपका क्या रोल था और वो इसरो से आपको क्यों बेटर लगी वो वाला प्लेस? बेसिकली आई लेफ्ट इसरो एट दैट टाइम। मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। 2011 के एग्जाम में मेरी सिग्नल में 62 रैंक आई थी। सो आई थॉट कि मेरे पास ऑलरेडी एक बैकअप है, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता हूँ। तो मैं दिल्ली आया और मैंने तैयारी करनी शुरू की। फिर उसके बाद मैंने ONGC का एग्ज़ाम जब इसरो में था तभी दिया था, और मेरा ONGC में हो गया। ONGC में मेरी पोस्टिंग देहरादून आई थी। तो मैंने कंपेयर किया कि जो ONGC की जॉब है वो कंपेरेटिवली बेटर थी उस इंजीनियरिंग सर्विसेज की जॉब से। तो इसलिए मैंने ONGC ज्वाइन कर लिया, और मैंने सोचा कि देहरादून पोस्टिंग मिली है और तैयारी मैंने खासी कर ली है, तो मैं जॉब के साथ तैयारी कर सकता हूँ। ये सोच के मैंने ONGC ज्वाइन कर लिया था। ONGC की जॉब मेरी डेस्क जॉब थी। मैं उसमें मटीरियल मैनेजमेंट ऑफिसर की मेरी प्रोफाइल थी, जहाँ पे मुझे कैपिटल, स्टोर्स, गुड्स और ये सब चीज़ों का प्रोक्योरमेंट करना था, और सर्विसेज, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब के लिए भी जो टेंडर थे वो प्रोसेस करने थे। तो मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी, लेकिन हमेशा मेरे मन में था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। मतलब काफ़ी वेल पेइंग जॉब है ONGC की। ONGC इज वन ऑफ द बेस्ट पे मास्टर कंपनी इन इंडिया एज फार एज गवर्नमेंट एंड PSU सेक्टर इज कंसर्न। तो ये सोच के मैंने फिर वो जॉब ज्वाइन कर ली थी, और फिर वहाँ से मैं अपनी तैयारी जो है करता रहा। मैं फिर उसके बाद मैंने कोई और एग्जाम नहीं दिया सिवाय सिविल सर्विसेज। इट मीन्स आपके लिए मनी मोटिवेशन फैक्टर नहीं था, आपके लिए अपनी कंट्री को सर्व करना मोटिवेशन फैक्टर था, जो कि आपने इस पॉइंट से यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसी चीज की वजह से आपने ONGC को छोड़ के सिविल सर्विसेज की तरफ आप आए, और अभी आप IRTS ऑफिसर सिविल सर्वेंट हैं। तो पर्टिकुलरली हमारे इंडिया के अंदर एक नोशन भी है कि नौकरी होनी चाहिए तो सरकारी होनी चाहिए, वरना प्राइवेट का क्या भरोसा। शायद आपने सुना ही है ये चीजें। तो आपके केस में क्या फैमिली की तरफ से ज्यादा आपको ऐसा प्रेशराइज किया जाता था, या फिर आपके फिर खुद से अंदर से फील आया था कि नहीं, मुझे अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ सर्विस डेडिकेट करनी है, अपने आप को डेडिकेट करनी है? फैमिली की तरफ से तो ऐसा प्रेशर नहीं था। फैमिली तो बोलती थी आपके पास जॉब होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई सरकारी जॉब है तो बेटर है, बिकॉज सरकारी जॉब के साथ एक स्पेशली विलेज एरिया में या फिर कंट्री साइड में एक स्टेटस और सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी तो अटैच होती है। बट फैमिली का ये नहीं कभी बहुत कुछ था कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। कभी उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया। ये एक मेरी खुद ही की मतलब चाहत थी कि मतलब क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो वो चीज़ें मुझे सिविल सर्विसेज में दिखती। IRTS जो सर्विस है वो इंडियन रेलवे ट्रैफिक बहुत पुरानी सर्विस है। इस सर्विस में
दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, दो स्ट्रीम्स होती हैं। एक होता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, एक होता है आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आप मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेन के ऑपरेशंस के लिए। आपको अगर हम पार्ट्स डिवाइड करें तो एक कोचिंग ऑपरेशन होता है जहाँ पे आप पैसेंजर ट्रेन की सर्विसेज को देखते हैं, और गुड्स ऑपरेशन में होता है जहाँ पे फ्रेट और गुड्स लोडिंग को आप देखते हैं। बहुत सारे पोर्ट होते हैं, बहुत साइडिंग्स होती हैं, लोडिंग पॉइंट्स होते हैं, वहां से आपको ऑपरेशन प्लान करना होता है कि आप गुड्स का मूवमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट से, सोर्स से डेस्टिनेशन पे कैसे प्लान करेंगे। कोचिंग ऑपरेशन में आपको डिसाइड करना होता है कि ट्रेन्स कितनी चलने वाली हैं, कहाँ पे पोटेंशियल है ट्रेन्स चलने का, कहाँ चलनी चाहिए, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक जो फंक्शनरीज होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, या गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस रूट्स पे हमें ट्रेनों का ऑपरेशन करना चाहिए बेस्ड ऑन पब्लिक डिमांड्स या और कंसीडरेशन जो भी हो। तो ये काम ऑपरेशन में आपको प्लान करना होता है। आपका टाइम टेबलिंग आपको डिसाइड करनी होगी, किस किस स्टेशन पे आपको हॉल्ट करना है वो आप पैसेंजर ट्रेन में देखोगे, कौन कौन सी लाइनें जो है आपको बिछानी चाहिए, जो ऐसे एरियाज है जहाँ पहुंची नहीं है वो आपको प्लान करना होगा। और डेली बेसिस पे आपको ये सब चीज़ें मैन पावर मैनेज करनी होती है, क्रू मैनेज करना होता है, और रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना होता है। ये ऑपरेशन का काम है। कमर्शियल में आप रेलवे का जो कंज्यूमर इंटरफेस है और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है उसकी तरफ आप होते हो। जो भी पैसेंजर अमेनिटीज हैं, टिकटिंग है, पार्सल है, बुकिंग है, टीटी जो आपका रेलवे का एक फेस होता है, टिकट कलेक्शन और रेवेन्यू जनरेशन, कुछ भी हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, लाइसेंस हुआ, वो चीजें आप जो है कमर्शियल में देखते हो। ये कमर्शियल डिपार्टमेंट इज द ओनली डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे जो कि रेलवे के लिए रेवेन्यू अर्न करता है। तो वहां पे आप रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और नए चैनल्स ढूंढे जाएं, और जो नॉन फेयर रेवेन्यू है जैसे टूरिज्म हो गया या और कुछ हम नॉन फेयर रेवेन्यू जैसे हम रेलवे की लैंड पे अगर कुछ डेवलप कर सकते हैं और कुछ नई सर्विसेज हम दे सकते हैं पैसेंजर को ट्रेन के अंदर, ये सब चीजें आप देखते हैं। तो ऑपरेटिंग और कमर्शियल ये दोनों ट्रैफिक सर्विसेज के अंदर आते हैं। आपने ज्वाइन ऑपरेशंस के अंदर ही किया था या कमर्शियल के अंदर किया था? नहीं, ऑपरेशन किया। बेसिकली यू कैन गेट शिफ्टेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट। बताना चाहूंगा तुम्हें, जैसे कि मुंबई में अभी लोकल चलने की थी, तो ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट आई कि और बहुत सारे एसेंशियल वर्कर्स हैं, वो चाहते हैं कि इतनी लोकल्स और बढ़ाई जाएं। तो उन लोकल्स की प्लानिंग, उनका टाइम टेबल क्या होगा, उनका जो किस किस रूट पे चलने वाली है, तो वो प्लानिंग का काम अगर आप ऑपरेटिंग में होते हैं तो देखते हैं। देन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में जैसे बोला कि रोड सर्विसेज बंद की, ट्रक्स मूवमेंट कम थे, तो ये हुआ कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी कमी किसी भी एरिया में नहीं होनी चाहिए। तो यूरिया हुआ, फूड क्रेन्स हुए, आपके पावर प्लांट रन करने के लिए कोल हुआ, कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट हुआ। तो ये सब चीजों का मूवमेंट आप प्लान कर रहे थे कि जो सोर्स एरियाज हैं वहां से डेस्टिनेशन पे भेजा जाए। हमने पार्सल सर्विसेज भी चलाई जिसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल कोई भी कमोडिटीज, आपको पीपीई आइटम्स भेजने थे, मेडिसिन भेजनी थी, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स भेजने थे, तो वो चीजें भी हमने लॉकडाउन में एक जगह से दूसरे जगह पे भेजी। तो आप भी सर वो रियल वॉरियर्स हैं कोरोना के, जो पीछे बैठे हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन इतना कुछ हम लोगों के लिए कर रहे हैं और बिना स्क्रीन पे आए। हम आप लोगों का भी सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आप जैसे ऑफिसर्स कोविड-19 के टाइम पे भी अपनी फैमिली से अलग रह के कंट्री के लिए अपना टाइम भी, एनर्जी भी डिवोट कर रहे हैं और इतनी सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, रेलवे इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप रोड से, फ्लाइट से या फिर शिप से भी कंपेयर करोगे तो जो हमारा कार्बन एमिशन है वो काफी कम है। अगर पर केजी
गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन पे देखेंगे या पर पर्सन मूवमेंट पे देखेंगे तो हमारा कार्बन एमिशन काफी कम है। ट्रेनों के फास्ट मूवमेंट के लिए हम लोग डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, जिस फ्रेट्स के फास्ट मूवमेंट के लिए, गुड्स के फास्ट मूवमेंट के लिए ईस्ट और वेस्ट डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर बन रहे होंगे, जैसा तुमने सुना ही होगा। देन हम लोग नई ट्रेन इंडक्ट कर रहे हैं, नए लोकोज इंडक्ट कर रहे हैं, नई तरीके के कोचेज इंडक्ट कर रहे हैं, जिससे जो हमारी एवरेज स्पीड है वो बढ़ सके। देन पुराने कोचेस को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उत्कृष्ट कोचेज आ रहे हैं जो कि अच्छा सा इंटीरियर और आपको ज़्यादा सूथिंग लगते हैं। नए जो LHB कोचेज हैं उनमें आपको कम जर्क फील होता है और काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, और कोई कस्टमर अगर थोड़े ज़्यादा पैसे देके थोड़ी बेटर सर्विस अवेल कर सकता है रेलवे में, तो वो भी ऑप्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि डिफरेंट फ्रंट्स पे कंफर्ट, टाइम, कन्वीनियंस, सारे फ्रंट्स पे रेलवे स्टेशन आज के आपके बहुत साफ सुथरे रहते हैं। आप देखा होगा काफ़ी डेकोरेशन, काफ़ी लाइटिंग, अच्छे से ग्रीनरी बढ़ाई जा रही है। तो इस तरीके से एक सोल अप्रोच गवर्नमेंट ने अभी अपनाया है, जिससे हर फ्रंट पे हम लोग कॉम्पीट कर सकें और पैसेंजर्स को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें और उनको उनकी रेलवे जर्नी और सुखद और आरामदायक हो, उसके लिए हम लोग निरंतर लगे हुए। पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बताया बहुत सारी सिचुएशंस आपके लिए बहुत टिपिकल सिचुएशंस होती हैं ट्रेन्स के रूट्स को मैनेज करना, तो सर आप कोई एग्जांपल के साथ बताएंगे कि जो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल सिचुएशन रही हो, कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया हो, सो दैट जो एस्पिरेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, पर्टिकुलरली IRTS के लिए, तो उन्हें थोड़ा सा बैक ऑफ द सीन क्या चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट होती हैं उनके बारे में पता चले। अगर आप कोचिंग में हैं तो कोचिंग में आपको नई ट्रेन का इंट्रोडक्शन और जो आपकी ट्रेन ऑलरेडी चल रही हैं वो पंक्चुअल हैं, ये सब चीज़ें आपको मैनेज करना होता है। गुड्स का ऑपरेशन, जो फ्रेट ट्रेन का ऑपरेशन होता है, वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि रेलवे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंस्ट्रेंड कैपेसिटी। लाइंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं और उसी में पैसेंजर सर्विसेज को प्रायोरिटी मिलती है, या मुंबई में बात करें तो सबअर्बन सर्विसेज को प्रायोरिटी मिलती है। तो गुड्स ट्रेन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्रू को मैनेज करना, आपको पाथ को फाइंड आउट करना और देन उसके बाद मूव करना होता है। तो इसके लिए आपको बहुत तगड़ी प्लानिंग करके रखनी होती है, आपको बहुत बेहतरीन प्लानिंग करके रखनी होती है, तभी जो है आप मैक्सिमम नंबर फ्रेट ट्रेन्स का ऑपरेशन कर पाएंगे। आपको पावर की प्लानिंग करनी होती है कि डीजल इंजन्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन्स हैं, और उनके लिए क्रू ड्राइवर और आपके गार्ड होते हैं, उनकी प्लानिंग करके रखनी होती है। आपको देखना होता है कि पैसेंजर ट्रेन्स के बीच में जैसी ही जगह मिलती है तो उस समय आप जो है अपनी फ्रेट ट्रेन्स को चला दोगे। देन आपको नए नए अर्निंग देखने होते हैं, नई नई जगह कहाँ साइडिंग्स या कहाँ पे डेवलप करना है जहाँ पे आपका गुड्स लोड या अनलोड होगा, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज ढूंढने होते हैं। उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं या कुछ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनना होता है। किस तरीके से आप उनको ज़्यादा इफिशिएंटली रेक, जिसको बोलते हैं ट्रेन्स, मालगाड़ी अवेलेबल करा सकते हैं उनको लोडिंग के लिए, वो आपको प्लान करना होता है। और डिफरेंट टाइप के वैगन्स होते हैं, जैसे मिल्क अगर भेजना है तो अलग वैगन, अगर गाड़ियाँ मूव करानी है तो उसके लिए अलग वैगन्स होता है, कोयले के लिए अलग वैगन, स्टील्स सीमेंट के लिए अलग वैगन। तो उन सब की भी प्लानिंग करनी होती है कि आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में वो स्टॉक होना चाहिए, जिससे जो है आप जो भी आपको कमोडिटीज भेजनी है वो यहाँ से आप बाहर भेज पाएंगे दूसरी डेस्टिनेशन पे। तो ये सब प्लानिंग आपको करनी होती है। तो ये गुड्स का मेन ऑपरेशन। मैं आपसे कुछ टिप्स चाहूंगा, जो लोग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये तो टिप्स हमें बहुत जगहों से मिलते हैं कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं आपसे इस क्वेश्चन को रिवर्स पूछना चाहूंगा
कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें नेग्लेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा मेरा मानना है कि आजकल लोग बहुत सारे डिजिटल सोर्सेस फॉलो करते हैं और फिर बहुत सारे आपके बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो आपको फोकस करना होगा कि किसी सोर्स को आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी देनी है, बाकी दूसरा चाहे डिजिटल हो या फिर प्रेफरेंस बुक रेफरेंस है वो आपको मिनिमल यूज करना है। आपको बहुत सी चीज़ें पढ़ के इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, अगर आप बहुत हर जगह से पढ़ते हैं तो आप क्राउडेड हो जाएंगे इंफॉर्मेशन से और आपकी तैयारी कभी कंसोलिडेट नहीं हो पाएगी। और किसी भी एग्जाम के लिए ना कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी टॉपिक को 2-4 बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ना कि एक ही टॉपिक को 40 जगह से पढ़ना या 10 टॉपिक को 10 जगह से पढ़ना। जो अभी आपने नोट्स बनाए हैं अपने नोट्स पे आप भरोसा करें और उनको बार बार रिवाइज करें और खुद सोचें, ना कि हर चीज को नेट पे जाके देखने की बजाय आप कैसे इस चीज पर इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि बहुत मल्टीपल सोर्सेज में ना जाए, नोट्स बनाएं, नोट्स में फिर रिवाइज करें और आप फिक्स कर लीजिए आपका मेन एम कौन सा है, आप मेन उस किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और उधर आप फोकस बना के रखिए। बहुत सारे एग्जाम की एक साथ तैयारी ना करें और एक एग्जाम आपको अंदाजा लगा लेना होगा कि आपका लेवल क्या है। कुछ आप एग्जाम्स देने के बाद पेपर लिखने के बाद आपको अंदाजा लग जाता है कि आपका लेवल क्या है। उस हिसाब से भी अपने आप को आंकना होगा कि ऐसा ना हो कि आप अपनी जवानी के 4-6 साल ऐसे किसी एग्जाम में लगाते रहें और फिर पता चला कि आप उसका पहला स्टेज भी क्लियर ना कर पाए। तो ये बहुत समझना जरूरी है। सर, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा। आपकी लाइफ से जो आपने सीखा, ऐसी कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस चाहूंगा यूथ के लिए, यूथ ऑफ इंडिया के लिए, जो आप उनके साथ शेयर करें और वो उस एडवाइस को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। नो डाउट, चाहे वो सिविल सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैं ओवरऑल आपसे इस पे पर्सपेक्टिव चाहूंगा आपका। सबसे पहला मेरा ये कहना है कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब के पीछे ना भागें। हमें जो है हमारे युवाओं को इस तरफ फोकस करना चाहिए कि वो जॉब सीकर ना बन के जॉब गिवर बने। वो कुछ एंटरप्रेन्योर खड़ा करें, कुछ अच्छा सा करें जिससे वो कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, ना कि अपनी युवावस्था के 5, 6, 7, 8 साल जो है वो एक किसी सिंगल जॉब के लिए वो खराब करते रहे। सो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पे डिवोट किया, यंगस्टर्स के साथ अपने टाइम को शेयर किया और इसी चीज के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग ट्यूनिंग इनटू दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ द अक्षित चौधरी शो। वी विल सी यू सून विद अनदर एपिसोड। टिल देन अपना ध्यान रखें, सेफ रहें एंड बाय बाय गाइस।